ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में। यूपीएससी बेसिकली एक संस्था है जो कई तरह के एग्ज़ाम कराती है, जिसमें एनडीए का भी एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। बट आज हम बेसिकली इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, वो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। ठीक है, जिसे जनरली लोग देसी भाषा में आईएएस का एग्ज़ाम के बारे में, आईएएस एग्ज़ाम्स का जानते हैं। तो सबसे पहले हम उसका पैटर्न की बात करेंगे, फिर इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कैसे है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अगर कोई आप बिगिनिंग से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आपको कैसे एक प्रोसेस पता होना चाहिए। तो बेसिकली आईएएस एग्ज़ाम्स के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होता है आपका मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है आपका जीएस 1, एक होता है आपका जीएस 2 या फिर सीसेट। जीएस 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के, और सीसेट में आपके 80 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। ये सीसेट का पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है। इसके मार्क्स आपके ऐड ऑन नहीं होंगे आपके ये चेक करने के लिए कि किसने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास किया, किसने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास नहीं किया है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए कट ऑफ में मार्क्स सिर्फ जीएस 1 के ही ऐड होते हैं। ओके, अब क्योंकि ये क्वालिफाइंग है तो आपको इससे भी पास करना है। सीसेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है तो आपको इसको भी पास करना होता है। 80 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के। आपको 33% मार्क्स लाने ही लाने, यानी कि कम से कम 60% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अगर आपके 66 से कम है तो सीसेट आप क्लियर नहीं करेंगे। फिर आता है आपका जीएस का पेपर। एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होते हैं। पहले होता है आपका जीएस का पेपर और फिर होता है आपका सीसेट। जीएस एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है वो 9:30 से लेकर 11:30 तक होती है, और सीसेट के एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है वो 2:30 से लेकर 4:30 तक होती है। ये दोनों एग्ज़ाम सेम डे एक ही दिन में होते हैं, और दोनों एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि एक गलत क्वेश्चन अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 1/3 आपका जो नंबर है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है आपका मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। तो मेंस में सबसे पहले आता है आपका पेपर ए, एक लैंग्वेज का पेपर होता है, इंडियन लैंग्वेज का। फिर आता है आपका पेपर बी, इंग्लिश। ये इंग्लिश का जो पेपर है वो कंपलसरी है सबके लिए। पेपर ए जो है, जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर है, उसमें आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इसके अलावा आप कोई और दूसरी लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते। आगे इस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी भाषा हैं जिसमें से आप एक भाषा चूज़ कर सकते हैं, एक चुन सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ये दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है। सिर्फ 25% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 75 नंबर। 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इस 300 में से आपको 75 नंबर लाने हैं कम से कम। 75 से कम आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर आप मीन्स फेल हो जाएंगे। इसके बाद होता है आपका पेपर 1 निबंध का। इसमें आपके 250 नंबर। ये पेपर ए जो भारतीय भाषा का पेपर है, ये कुछ राज्य के लोगों को देने में से छूट मिली, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम। यहाँ के लोगों को पेपर ए नहीं देना है, इन लोगों को इस एग्ज़ाम से छूट मिली हुई है। फिर हम आते हैं उन पेपर्स पर जिसके मार्क्स, जिसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट के लिए जुड़ते हैं। जैसे पेपर 1 निबंध, पेपर 2 सामान्य अध्ययन GS 1, पेपर 3 GS 2, पेपर 4 GS 3, पेपर 5 GS 4, पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आप एक वैकल्पिक विषय चूज़ करेंगे उसका पेपर 1, पेपर 7 वैकल्पिक विषय का दूसरा पेपर। इनका जो सिलेबस है, इस पर इन पर क्या क्या आता है उस पर हम आगे भी बात करेंगे। और इस तरह जो ये पूरा वेटेज हो जाता है वो होता है 1750 नंबर का। इसके बाद आपका इंटरव्यू 275 नंबर का। तो जो टोटल नंबर आपको मिलते हैं वो हैं 2025 में से ही आपकी मेरिट लिस्ट आती है। जो मार्क्स आपके आएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में वो 2025 में से आते हैं। अब हम देख लेते हैं एक जो बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि कौन से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं और कब तक दे सकते हैं, क्या क्या उसकी। तो सबसे पहले तो 21 वर्ष का होना चाहिए जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है। और इसमें जो आयु की जो गणना होती है वो जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल आपके
21 अगस्त तक की क्या उम्र है उसके हिसाब से होती है। तो सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 32 साल मैक्सिमम है। 21 की उम्र से लेकर 32 वर्ष की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो अधिकतम उनकी आयु सीमा 35 वर्ष है और वो 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC/ST कैटेगरी के लोगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रखी गई है और वो जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ 16 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप 21 साल की उम्र से भी एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे और 37 साल तक देंगे तो आप 16 बार एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं वो 16 बार ज़्यादा से ज़्यादा 16 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है जिसे हम IAS का एग्ज़ाम बोलते हैं, उसमें कितनी तरह की पोस्ट होती हैं। तो बेसिकली यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसमें 3 तरह की पोस्ट हैं और कुल 24 तरह की पोस्ट होती हैं। पहली सबसे अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी आपकी ग्रुप ए और तीसरी आपकी ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 तरह की पोस्ट आती हैं। पहला होता है आपका IAS का, दूसरा IPS और तीसरा आपका IFOS का। IFOS मीन्स भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा का जो एग्ज़ाम है ये इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेम होता है IAS एग्ज़ाम के साथ सेम डे पर, लेकिन मेंस और इंटरव्यू का एग्ज़ाम वो बाद में होता है। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि भारतीय वन सेवा का जो एग्ज़ाम का मेंस का और इंटरव्यू का, ठीक है, कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। उनका सिलेबस अलग है, मेंस एग्ज़ाम का ऑप्शनल सब्जेक्ट का अलग है। IFS के लिए अगर कोई भारतीय वन सेवा के लिए अपना एग्ज़ाम देता है तो उसका देखा होगा उसने कि मेंस का एग्ज़ाम का अलग पैटर्न आता है। और दूसरा सेम टाइम पर ही फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म कॉमन फॉर्म होता है, ठीक है, आप सेम टाइम पर ही दोनों का फॉर्म भरेंगे। वहाँ पर आपको चूज़ करने का, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप भारतीय वन सेवा के लिए भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं फिर नहीं देना चाहते हैं। उसकी कुछ अलग बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए सर्विसेज पर। ग्रुप ए में 16 तरह की सर्विसेज होती हैं। एक जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग जानते हैं वो है IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा। उसके बाद आपका लेखा परीक्षा के लिए लेखा सेवा, ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज के लिए। दूसरी आपकी सिविल लेखा सेवा, सिविल अकाउंट सर्विसेज। फिर आपकी रक्षा लेखा सेवा, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज में इंडियन पोस्ट ऑफिस में। रेलवेज़ की कई तरह की सर्विसेज, रेलवेज़ अकाउंट, रेलवे लेखा सेवा, रेलवे कार्मिक सेवा, रेल यातायात सेवा। तो इस तरह से कुल 16 तरह की जॉब्स हैं ग्रुप ए में। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में 5 तरह की हैं। पहला आपका है सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा। दूसरा डेनिक्स यानी कि दमनदीव दिल्ली, ये है आपका दिल्ली अंडमान निकोबार, दिल्ली अंडमान निकोबार ICS सिविल सर्विसेज। फिर ये आपका दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज। फिर उसके बाद 2 आती हैं आपकी पौंडुचेरी सिविल सर्विसेज और पौंडुचेरी पुलिस सेवा। तो कुल ग्रुप बी में कुल 5 तरह की जॉब्स हैं। तो अभी हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों में यूपीएससी में कितनी वैकेंसी या कितनी रिक्तियाँ आई हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि यूपीएससी का पैटर्न या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम जो लोग बोलते हैं कितना कठिन है वो क्यों है। 2023 में 1105 वैकेंसीज थी, 2022 में 1022, 2021 में 712, फिर ये 2020 में 836। ये मैंने टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो कोटा है वो अलग है, तो वो कोटा काउंटेड है इसमें, तो मैंने बाइफरकेट अलग अलग नहीं बताया, ये पूरी इकट्ठे है। टोटल 1105 वैकेंसी 2023 में आई थी। अब एक बार देख लेते हैं कि यूपीएससी के लिए लोग कितने लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं।
ये 2020 का डेटा है मेरे पास। तो अगर हम बात करें कि 2020 में कितनी वैकेंसी, 2020 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 836 वैकेंसीज आई थी, लेकिन जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने सिर्फ 4.5 लाख लोग, 5 लाख लोग गए थे, 4,82,000 लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने गए थे। इसके बाद इस 4,82,000 में से सिर्फ 10-10,500 लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास कर पाए थे। और इस 10,500 लोगों में से जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास किया था, सिर्फ 10,343 लोग मेंस का एग्ज़ाम देने गए थे। ये दोनों नंबर में डिफरेंस इसलिए है, अंतर इसलिए क्योंकि जो बाकी के बचे हुए लोग हैं उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। इस 10,343 लोगों में से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2,049 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे, यानी कि सिर्फ 2,049 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। और जॉब वैकेंसी या पोस्टिंग कितनी लोगों की हुई होगी? सिर्फ 836। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वैकेंसीज़ के हिसाब से कितने लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को थोड़ा इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इसलिए माना जाता है इसको इंडिया का। और अब देख लेते हैं हम एक बार कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपका कैटेगरी वाइज है। पहले जनरल कैटेगरी का है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, फिर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी का है। तो 2023 में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी वो 75 नंबर की थी 200 में से। जनरल की जो मेंस की कट ऑफ थी 741 नंबर थी, यानी कि अगर किसी के 741 ज़्यादा नंबर आए थे तो उसका मेंस क्लियर हो गया था। और जो टोटल कट ऑफ है ये आपका मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों का है, ये है 953 नंबर। तो यानी कि जनरल कैटेगरी का जो लास्ट स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था उसके 953 नंबर थे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो 68 नंबर प्रीलिम्स के लिए, 706 मेंस के लिए और 923 प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए था। ओबीसी की बात करें तो 74 नंबर प्रीलिम्स का, 712 नंबर जो है वो मेंस के लिए और 919 नंबर जो है मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों का था। तो यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट लास्ट सेलेक्ट हुआ है उसके 919 नंबर थे। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 59 प्रीलिम्स, 694 नंबर मेंस और 890 नंबर मेंस और इंटरव्यू, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आया था, जो सेलेक्ट हुआ है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बाद। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 47 प्रीलिम्स में, 692 मेंस में, 692 नंबर और 891 नंबर फाइनल कट ऑफ में। तो ये है, आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जब ईडब्ल्यूएस नहीं आई थी एक कैटेगरी, सरकार ने कुछ साल पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लाई थी, ले आए हैं, बट उससे पहले जब नहीं था तो जनरल कैटेगरी के लिए 98 नंबर था प्रीलिम्स का कट ऑफ, 2018 की बात कर रहे हैं। मेंस का 774 नंबर था और इंटरव्यू का, मेंस और इंटरव्यू जो फाइनल मेरिट लिस्ट था उसका 982 नंबर था। उसी तरह ओबीसी के लिए 96, मेंस का 732 और फाइनल मेरिट लिस्ट में 938। फिर एससी के लिए 84 नंबर, मेंस में 719 नंबर, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए 912 नंबर। एसटी के लिए 83 नंबर, 719 नंबर और फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए 912 नंबर सेम। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता रहे कि पिछले 3-4 सालों में क्या कट ऑफ गई है, ताकि आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकें और आपको पता रहे कि आप कम से कम कितने नंबर लाने। जैसे अगर मैं देखूँ कि 2023, 22, 21 और 20 में से 4 सालों में 22 से 23 तक जो नंबर हैं वो 92, 87, 88 और 75 नंबर आए हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ कि अगर मैं इस तरह पढ़ाई करूँ अपने पूरे साल 2 साल में, जो भी मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा, कि मैं अगर कम से कम 90 नंबर ला रहा हूँ, 90 प्लस, तो मैं मान के चलूँ कि मेरा 99% है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। 100% इसलिए नहीं क्योंकि एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट हाँ ये रहता है कि मुझे इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो इसीलिए ये बताने का मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको ये पता है कि आप क्या पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, आपको कितने नंबर लाने हैं। तो अगर आपको 90 नंबर लाने हैं तो आपको सिर्फ ये मान के चलिए कि हमें सिर्फ 45 प्रश्न ही हमें सॉल्व करने हैं 100 में से। तो अगर मैं पूरे साल इस तरह से प्रीलिम्स के इस तरह से प्रिपरेशन करके चलूँगी, अगर मैं 50 से 60 सही प्रश्न भी हल कर लेता हूँ 100 में से, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप देख रहे हैं 92, 87, 88, 75
75, 80, 82, 68 EWS कैटेगरी के लिए। फिर ओबीसी के लिए आप देखेंगे तो 89, 84, 87, 74। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस पर। इसका विस्तृत सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस का जो डिटेल्ड सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस है, उसके बारे में हम अगले एक वीडियो में बात करेंगे। अभी हम एक जनरल आपका सिलेबस बता दे रहा हूँ, बात कर रहे हैं, ताकि हमें ताकि जब हमें तैयारी अपने स्टार्ट करें तो हमें एक बेसिक आइडिया रहे सिलेबस का, ताकि हमें पता रहे हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट और उसके साथ आपको बहुत कुछ नहीं भी पढ़ना है। तो अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है, ठीक है, यहाँ मैंने आपको सिलेबस जो है एक छोटे फॉर्म में बताया। अगली वीडियो हम एक लंबे वीडियो में बात करेंगे एक डिटेल्ड सिलेबस में, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको पता रहे कि किस चीज़ में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GS1 की, सामान्य अध्ययन GS1 या पेपर 1 की बात करते हैं, जो सुबह पेपर होता है 9:30 से 11:30 के बीच। तो इसमें सबसे पहले आपको जो पहला सिलेबस है वो यही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं। यानी कि वो पिछले 1 साल में या जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो घटनाएं जिसका भारत पर और किसी और देश पर जो भारत के साथ साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन पे जो घटनाएं हुई हैं उनका महत्व। तो ये आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आपको वो घटना, वो चीज़ आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जिसका सीधे सीधे भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय में तो पूरे विश्व में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आप पहले तो आपको ये देखना है कि आपको वो चीज़ पढ़नी है इस टॉपिक पर कि जिसका सीधा सीधा असर भारत पर हो रहा है। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो अभी आप इंडिया बांग्लादेश का इशू चल रहा है, बांग्लादेश में जो दंगे फसाद हुए हैं, जो वहाँ पे तख्ता पलट हो गई है, तो उसका सीधे सीधा असर जो है भारत पे पड़ रहा है, तो आप उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ पर सिर्फ भारत का इतिहास लिखा है, आपको कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कि आपको भारत का इतिहास कब से कहाँ तक पढ़ना है। तो जो लोग पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम में आता है, उसके बारे में हम बात करें तो हमको भारत का इतिहास शुरू से पढ़ना है। यानी कि हमको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था या फिर आपका जो स्टोन एज था, ठीक है, उससे पहले से आपको स्टार्ट करना है। जिस सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, फिर आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब वो समय जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। इसका हम जब अगली वीडियो में आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल टॉपिक बता दूंगा। फिर आपको पढ़ना है भारत और विश्व का भूगोल, और इसमें आपको प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपका भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी कि संविधान कार्य कैसे करता है, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या अधिकार हैं, प्रणाली कैसी है हमारे यहाँ पर, जो जिसे संघ और राज्य के बांटा गया है। फिर पंचायती राज, लोक निधि और अधिकारों संबंधी मुद्दे। अधिकारों संबंधी मुद्दे मतलब हर किसी के, भारत में रहने वाले सभी लोग अपने कुछ ना कुछ अधिकार हैं, तो उन अधिकारों का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन अधिकारों को हनन होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें आपको जो भी हमारे देश में जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको इसमें पढ़नी है। फिर पर्यावरण से मुद्दे, उससे जुड़े हुए मुद्दे, ये पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न आने लगे हैं। यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे, ठीक है, तो आपको एनवायरनमेंट की भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, ठीक है। पेपर जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ऐसे हाई फाई नहीं होते कि आपको लगेगा कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। बेसिक रहते हैं, आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं CSET या कि GS2 पेपर की। GS2 पेपर में तो अगर CSET के या GS2 पेपर की बात करें, जो 2:30 से 4:30 के बीच में होता है एग्ज़ाम, तो उसमें सबसे पहले जो आता हुआ है बोधगम्यता, कंप्रेhension, फिर संचार कौशल सहित, ठीक है।
फिर आपका एक निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यान। ये कुछ पेपर रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं जो GS2 में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस प्रश्न से या किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं पिछले 5 से 7 सालों में। अब हम बात करते हैं पिछले 7 सालों में किस प्रश्न के नंबर्स आए हैं, मतलब किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। अगर हम बात करें इतिहास से, तो पिछले 7 सालों में लगभग 125 प्रश्न आए हैं इतिहास से, जिसमें प्राचीन भारत इतिहास से 14 प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास से 18 प्रश्न, आधुनिक इतिहास से 49 प्रश्न और कला एवं संस्कृति क्षेत्र से 44 प्रश्न आए हैं। तो टोटल 125 क्वेश्चन जो हैं सिर्फ इतिहास से आपके आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं भूगोल। भूगोल से पिछले 7 सालों में 58 प्रश्न आए हैं। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से पिछले 7 सालों में 129 प्रश्न आए हैं। इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था से 127 प्रश्न आए हैं। इसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी से 127 प्रश्न, यानी कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी से 127 प्रश्न आए हैं। तो अगर आप देखेंगे भूगोल से ज़्यादा वेटेज जो है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का है, तो आपको इसकी भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 48 प्रश्न आए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से। साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपके 82 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या जो पिछले 7 सालों में एग्ज़ाम्स में आई है। 125 इतिहास से, 58 भूगोल से, 129 अर्थशास्त्र, 127 भारतीय अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था से, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से 127, साइंस एंड टेक से 82। अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो GS2 में या फिर आपका CSET में आए हैं पिछले 7 सालों में। तो अगर हम बात करें बोध गम्यता में, तो इस टॉपिक पर 143 प्रश्न आए हैं सबसे ज़्यादा पिछले 7 सालों में। उसके बाद तार्किक कौशल और से जो है आपके 114 प्रश्न आए हैं। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता से आपके 64 प्रश्न आए हैं। आधारभूत संख्यान से आपके 44 प्रश्न आए हैं। निर्णय लेना और समस्या समाधान से आपके 35 प्रश्न आए हैं। तो इस तरह आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा, आपको किस प्रश्न पर या फिर किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड है। जैसे अगर हम देखें प्राचीन इतिहास से सिर्फ 14 प्रश्न आए हैं, वहीं कला एवं संस्कृति से 44 प्रश्न आए हैं। तो मैं मान सकते हैं कि मेरा जो मेन फोकस होना चाहिए इस पार्ट पर होना चाहिए, ना कि इस पार्ट पर। हालांकि कभी भी चेंज हो सकता है, बट पिछले 7 सालों से यही पैटर्न है, कुछ इस तरह का। इसी तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। अब हम अगली वीडियो हम बात करेंगे UPSC के जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस पर, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल सिलेबस पर बात करेंगे UPSC का। ये किस प्रश्न, कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न आए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो अगला वीडियो हम 2 दिन बाद देखेंगे। थैंक यू।